गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कितने तरह के होते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला प्रकार बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ये जान लें, पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो आज के कंप्यूटर की तरह 1 बाय 1 ऑटोमेटिकली प्रोग्राम रन नहीं होते थे। उस समय मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ करता था और उस समय के जो कंप्यूटर होते थे उसमें हम लोग इनपुट देते थे, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती थी और फिर आउटपुट भी हमें मिलता था। तो ये इनपुट जो हम देते थे वो एक पंच कार्ड के द्वारा देते थे। पंच कार्ड क्या होता था? एक गत्ते का कार्ड होता था जिसमें हम लोग छेद बना देते थे। तो जहाँ छेद होती थी वहाँ पर लाइट जाती थी, जहाँ छेद नहीं बंद होते थे बीच बीच में वहाँ पर लाइट नहीं पड़ती थी। इसको हम लोग मशीनी लैंग्वेज में ही इनपुट देते थे। तो जहाँ पर लाइट पड़ती थी उसको हम लोग 1 डिनोट कर देते थे, जहाँ नहीं होती थी वहाँ हम लोग 0 डिनोट कर देते थे। इस तरह से ये मशीनी लैंग्वेज में 1 और 0 डिजिटल फॉर्म में हम लोग डेटा को इनपुट करते थे। फिर उसे कार्ड रीडर के द्वारा मशीन में लगा के इनपुट कराया जाता था, जिसे इनपुट कराने में ही कुछ सेकंड्स लग जाते थे और इसमें मिसमैच हो जाता था। मेमोरी की जो मेमोरी स्पेस कम होती थी और सीपीयू की जो प्रोसेसिंग होती थी उसकी टाइमिंग और इनपुट आउटपुट देने की टाइमिंग में मिसमैच हो जाता था, क्योंकि सीपीयू प्रोसेसर फास्ट स्पीड से करता था। तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होती थी और हमें जो फिर आउटपुट मिलता था वो भी हमें पंच कार्ड के रूप में मिलता था। और फिर इस प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करते थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और हम लोग एक ग्रुप बना ले गए और इसको हम लोग बैच कहते थे, जिससे हम लोग इस प्रकार देखते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आरंभिक कंप्यूटर मेन फ्रेम होते थे जिसमें इनपुट आउटपुट युक्ति कार्ड रीडर टेप ड्राइव हुआ करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत साधारण होते थे। एक जॉब पूरी होने के बाद दूसरी जॉब ऑटोमेटिकली रन करने की सुविधा नहीं थी। मेमोरी बहुत छोटी थी। यूज़र पंच कार्ड के द्वारा किसी प्रोग्राम का इनपुट डेटा और कंट्रोल निर्देश देता था। यूज़र को लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए बहुत समय लगता था, जिसे सेटअप टाइम कहते हैं। सेटअप टाइम को कम करने एवं कंप्यूटर से अधिक काम लेने के उद्देश्य से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बना। यूज़र जॉब जिसमें प्रोग्राम इनपुट डेटा और कंट्रोल निर्देश रहते थे। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे बैच प्रोसेसिंग के लिए मान लीजिए हमारे एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और उसे अगर हम एक साथ प्रैक्टिकल कराएं तो समझ में नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, उसका 3 बैच बना लें, मान लो 10-10 बच्चों का, और एक बैच करने के बाद ही दूसरा बैच उसमें आए। तो दूसरे बैच को पहले बैच जब तक प्रैक्टिकल कर रहा होता है उसके बीच उसे इंतज़ार करना पड़ता है। तो वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम दोनों में थोड़ा अंतर हो जाएगा। अगर सेकेंड बैच में स्टूडेंट अच्छे हैं और वो जल्दी प्रैक्टिकल कर सकते हैं लेकिन उनको वेट करना पड़ रहा है, तो उनका वेटिंग टाइम बढ़ गया और रिस्पांस टाइम कम लगा। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि जैसे पहले इनपुट डेटा को एक लैंग्वेज को इनपुट कराते थे, उसका प्रोसेसिंग होता था और हम उसे अनलोड करते थे, आउटपुट लेते थे और उसके पश्चात फिर हमें सेकेंड लैंग्वेज अगर हमें इनपुट कराना है तो उसके लिए फिर से हम डेटा इनपुट करते थे। इसे हम बैच प्रोसेस समझ सकते हैं। इनपुट जॉब पंच कार्ड के द्वारा दिए जाते थे और प्रोसेसिंग के पश्चात परिणाम भी पंच कार्ड में मिलते थे। सीपीयू का उपयोग 100% नहीं था।
एक प्रकार की आवश्यकता वाले जॉब का बैच बनाकर प्रोसेसर के द्वारा एक साथ रन किए जाते थे। ऑपरेटर जॉब्स की सॉर्टिंग करता था और यदि जॉब छोटी छोटी है तो एक बैच में 2-3 जॉब एक साथ एक बैच में रखता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले के जो कंप्यूटर होते थे उसमें मेमोरी छोटी होने से ये सीपीयू का कुछ भाग ले लेता था और जो बची हुई मेमोरी रहती थी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता था और जो बचा हुआ पार्ट होता था उसे ही यूज़र अपने प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर पाता था। तो इसमें जब हम पंच कार्ड के द्वारा एक लैंग्वेज मान लो फोरट्रॉन को इनपुट करते थे और उसमें जो असेंबलर होता था वो पंच कार्ड के द्वारा इनपुट डाटा लोड करते थे, कंपाइलर करते थे और उसकी प्रोसेसिंग होती थी और उसके पश्चात हमें कार्ड के फॉर्म में ही आउटपुट डेटा मिलता था। तो ये सारी प्रोसेसिंग होने में काफ़ी टाइम लगता था। मेमोरी चूँकि छोटी थी, अगर हमें दूसरे लैंग्वेज मान लो कोबॉल को इसमें रन कराना है तो जब हमें यहाँ से आउटपुट मिल जाता था तब हम इसमें के जो इनपुट दिए थे वो कार्ड को हटाते थे। इसके कंपाइलर ने जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिया था कंपाइलर को सब डिलीट कर अनलोडिंग करते थे। उसके पश्चात ही हम दूसरा इनपुट कोबॉल प्रोग्राम का देते थे और नेक्स्ट कंपाइलर देते थे। उसके पश्चात उसकी प्रोसेसिंग होती थी और फिर हमें आउटपुट मिलता था। तो इस तरह से काफ़ी समय इसमें लगता था। इस टाइम की बचत के लिए फिर यूज़र ने क्या किया कि कई बैच बना लिया। उसे इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं बैच प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया। इसमें मान लो यूज़र 1 फोरट्रॉन का कोई प्रोग्राम कर रहा है तो उसके लिए उसने जॉब 1 किया। यूज़र 2 था जिसने कोबॉल का किया और उसने जॉब किया। यूज़र 3 था उसने भी फोरट्रॉन का किया। तो ये जॉब क्या होता है इसे समझने के लिए हम इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसमें प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट डाटा और कंट्रोल निर्देश, इन तीनों को मिलाकर हम लोग जॉब कहते हैं, जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि अगर हम लोग के पास कैलकुलेटर है तो उसमें हम लोग में क्या ऑपरेशन करने हैं प्लस माइनस, वो हमारा होता था कंट्रोल निर्देश। और जो भी हम इनपुट डेटा जिसका हम करते थे ऑपरेशन, वो इनपुट देते थे, वो हमारा इनपुट होता था और प्रोसेसिंग के पश्चात जो हमारा आउटपुट मिलता था वो आउटपुट डेटा होता था और जिस प्रोग्राम के तहत करते थे वो प्रोग्राम होता था। तो इन तीनों का मिला करके हम लोग एक जॉब मेंटेन किए और इस जॉब को हम लोग यूज़र के द्वारा प्रोड्यूस किए। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, अगर एक ही साथ ये सब प्रोग्राम कई यूज़र कर रहे हैं तो हमें एक ऑपरेटर रखना होता था, वो इन जॉब की सॉर्टिंग करता था और एक ही प्रकार के जो प्रोग्राम होते थे उसका एक बैच बना लेता था। जैसे यूज़र 1 ने फोरट्रॉन किया था, यूज़र 2 ने कोबॉल किया था और यूज़र 3 ने फोरट्रॉन लैंग्वेज किया था। तो यूज़र 1 और 3 सेम लैंग्वेज का था, उसके लिए बैच 1 बना लिया। यूज़र 2 कोबॉल का था, उसके लिए बैच 2 बना लिया। फिर उसके पश्चात इसकी हम लोग कंप्यूटर पे रन कराए। तो रन कराते समय इसमें जॉब 1 और जॉब 3 वाला पहले गया, जिसमें चूँकि मेमोरी छोटी थी इसलिए बैच बन गया था, लेकिन एक साथ दोनों जॉब उसमें रन नहीं होते थे। पहले वाला रन हो करके आउटपुट मिल जाता था, उसके पश्चात दूसरा वाला जॉब उसमें इनपुट होता था और फिर प्रोसेसिंग होके मुझे आउटपुट डाटा मिलता था। ये हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली हुई। इसमें एक जॉब की दूसरी जॉब में कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए रेजिडेंट मॉनिटर प्रोग्राम होते थे जो विकसित किया गया और वो कंट्रोल कार्ड इंटरप्रेटर पंच कार्ड को पढ़ता था और उसके पश्चात ये हम देख लेते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब पे कंट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र करने के लिए रेजिडेंट मॉनिटर प्रोग्राम विकसित किया गया जो सदैव मेमोरी में स्टोर रह के
रन रहता था। रेजिडेंट मॉनिटर प्रोग्राम का एक भाग, जिसे कंट्रोल कार्ड इंटरप्रेटर पंच कार्ड को पढ़ता है। सीपीयू एवं इनपुट आउटपुट युक्तियों के पूर्ण उपयोग के लिए स्पूलिंग तकनीक विकसित की गई। इस प्रकार बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें क्या लाभ हुआ और क्या हानि, वो हम देख लेते हैं। बैच में लाभ, बैच में समान जॉब को एक साथ रखने से कंपाइलर के लोडिंग और अनलोडिंग करने के में लगने वाले समय में बचत हुई। दूसरा, बैच के रन करने के बीच में किसी मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ी। हानि क्या थी? सीपीयू अक्सर आइडल अवस्था में रहता है। दूसरा, एक जॉब के रुकने पर अन्य सभी जॉब रुक जाती थी। यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आकर्षण की कमी। इनपुट आउटपुट युक्तियों के गति सीपीयू से धीमी। बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट्स और लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।